तो हाँ जी भाई, स्वागत है आप सभी का। अपन पढ़ रहे थे मूल अधिकार, और ये हमने पार्ट 1 पढ़ा। आज पढ़ रहे हैं पार्ट 2 मूल अधिकार के बारे में। पहले हमने जाना भाई क्या होता है मूल अधिकार, क्या होता है विधिक अधिकार। अपन आगे चर्चा करते हैं भाई मूल अधिकार, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं भाई मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में। सबसे पहले तो पता हमने चर्चा करी थी, ये भाग 3 में है। कहाँ पर है? भाग 3, संविधान के भाग 3 में है। और ये है भाई अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक उल्लेख है किसका? मूल अधिकारों का। और इसमें देखो भाग 3 है ना, इसके कुछ उपनाम भी अपन दे सकते हैं। जैसे दे रखे हैं उपनाम, ध्यान रखना। तो ये भाग 3 है, इस भाग 3 को मेघना कार्टा कहा जाता है। इस भाग 3 को क्या बोला जाता है? मेघना कार्टा, महान घोषणा पत्र। क्या है भाई मेघना कार्टा? तो एक साल है 1215 में। देश कौन सा? इंग्लैंड, ब्रिटेन का एक शासक था जॉन। और इस जॉन ने कुछ मूल दिए थे अधिकार, ध्यान रखना। और एक महान घोषणा हुई थी, और वही क्या कहलाती है? मेग्ना कार्टा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो भाग 3 है ये मेग्ना कार्टा है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कौन सा भाग? भाग 3। और क्या कह सकते हैं अपन? तो ध्यान रखना, भाग 3 है इसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट्स। भाग 3 को क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स। ये हमारा बिल ऑफ राइट्स है। भाग 3 है क्या बिल ऑफ राइट्स? तो ध्यान रखना, जो एक देश है यूएसए है ना, यहाँ का संविधान लागू हुआ 1787 में। संविधान बना था, पहला लिखित संविधान बना था 1787 में। लेकिन यहाँ पर इस समय मूल अधिकार नहीं थे। ये जो संविधान हुआ था ना लागू 1787 में, यहाँ पर इनमें मूल अधिकार का प्रावधान नहीं था। तो 1791 में यहाँ पर लगातार 10 संशोधन किए। यहाँ का जो संविधान है इसमें लगातार 10 संशोधन किए, संविधान संशोधन किए। और ये जो 10 संविधान जो संशोधन है, ये जो 10 संविधान संशोधन है, अपन इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। इसका मतलब ये जो देश है ना यूएसए में, पहले मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे, लेकिन बाद में जोड़े गए। और वहाँ पर इसके लिए 10 संशोधन किए थे लगातार। और ये जो 10 संशोधन है ना, अपन इसी को बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान का भाग 3 है ये क्या है? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं इसको, और इसको बिल ऑफ राइट्स की भी संज्ञा दी जाती है। और देखो साथ में और इनकी चर्चा कर लेते हैं भाई, कि भारत में कब कब मांग की गई मूल अधिकारों की, उसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं भाई। मूल अधिकारों का इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले मांग हुई थी 1895 में। सबसे पहले मांग कब हुई थी? 1895 में, ध्यान रखना। और व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की थी भारत में। सबसे पहले कब? 1895 में। बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग की थी भाई, ध्यान रखना। और ये जो मांग है स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी भाई मूल अधिकारों की। सबसे पहले प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना 1895 में। और देखो, और उसके बाद भारत में मांग हुई मूल अधिकारों की 1925 में। और आपने नाम सुना हो एनी बिसेंट ने, एनी बिसेंट ने। एक बिल है इंडिया कॉमन बिल, कॉमन इंडिया बिल, ध्यान रखना। इस कॉमन इंडिया बिल में भी मूल अधिकारों की मांग की। कॉमन इंडिया बिल्स में, बिल में
मूल अधिकारों की मांग की। यह भी आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों की मांग की सबसे पहले 1895 में, और उसके बाद 1925 में। और नाम बताओ, एनी बिसेंट। और एक रिपोर्ट आई थी 1928 में, इसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग की गई, ध्यान रखना। कौन सी रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में भी। और ये 1928 में प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तुत करने वाले हैं मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग की गई। मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों की मांग की थी। सबसे पहले ध्यान रखना 1895, फिर 1925 और 1928। और आगे देखते हैं भाई, और कब मांग हुई मूल अधिकारों की। तो एक साल है भाई 1931 का। और वहां पर एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी का हुआ कौन सा अधिवेशन? 1931 में कांग्रेस पार्टी का एक हुआ अधिवेशन, जिसका नाम है कराची अधिवेशन। क्या नाम है? कराची अधिवेशन में। किसने? कांग्रेस ने। मूल अधिकार के संबंध में प्रस्ताव पारित किए। मूल अधिकार के संबंध में मूल अधिकार के संबंध में प्रस्ताव पारित किए, ध्यान रखना। और ये जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं ना, इन प्रस्तावों के आधार पर जब सेकंड हुआ गोलमेज सम्मेलन, वहां पर महात्मा गांधी ने मांग की थी मूल अधिकारों की, ध्यान रखना। यह भी पता होना चाहिए आपको। इस प्रस्ताव के आधार पर, इस प्रस्ताव के आधार पर सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में मूल अधिकारों की मांग की। और ये मांग महात्मा गांधी ने की थी, ध्यान रखना। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों की मांग की। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कब हुई? 1895 में, फिर 1925, फिर 1928 और फिर 1931 में मूल अधिकारों की मांग की भाई भारत में। और फिर हमने कहा जो हुआ सेकंड गोल्ड मेज सम्मेलन, वहां पर महात्मा गांधी ने इनकी मांग रखी थी अंग्रेजों के सामने। और देखो, और एक समिति गठित हुई 1945 में। 1945 में एक समिति गठित हुई जिसका नाम है तेग बहादुर समिति। तेग बहादुर समिति। और ये जो समिति है, इस समिति ने दो प्रकार के बताए थे अधिकार, एक वाद योग्य और दूसरा अवाद योग्य। तो ध्यान रखना, तेग बहादुर समिति ने भी मूल अधिकारों मूल अधिकारों की मांग की, ध्यान रखना। मूल अधिकारों का सुझाव दिया। मूल अधिकारों के संबंध में
सुझाव दिया। ये एक बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। इसमें आपको सारे पता होना चाहिए। सबसे पहले मांग किसने रखी? 1895 में, फिर 1925 में, फिर 1928 में, कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट में, और फिर 1931 के बाद 1945 में। और देखो, और चर्चा करें ना, तो फिर संविधान सभा बनी। जब संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा में 8 मुख्य समितियां थी, ध्यान रखना। संविधान सभा में कितनी मुख्य समितियां थी? 8 मुख्य समितियां थी। और 15 उप समितियां थी। 15 उप समितियां थी। ये एक फैक्ट ध्यान रखना कि जो बनी है संविधान सभा बनी थी, इसमें 8 मुख्य समितियां थी और 15 उप समितियां थी। और ये जो है ना 8, यहाँ पर एक समिति थी, मुख्य समिति, जिसका नाम है मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, माइनॉरिटी ना, अल्पसंख्यक समिति बनी थी, ध्यान रखना। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ये आपको पता होना चाहिए। जब हमारी संविधान सभा बनी थी, ध्यान रखना, संविधान सभा, इसमें कितनी मुख्य समितियां थी? 8, और 15 उप समितियां थी। यहाँ एक उप समिति थी जिसका जो थी मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति, मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति। और इस उप समिति के भी कौन थे अध्यक्ष? मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति। और इस समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो ये हमने लगभग चर्चा करी है कि भाई भारत में कब कब इनकी मांग की गई थी। सबसे पहले हमने बात करी 1895 में। कौन सा साल है भाई? 1800। पहले तो 2 उपनाम देख के, भाग जो 3 है उसके, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, और यही भाग 3 कहलाता है बिल ऑफ राइट्स। और फिर हमने कहा कब कब मूल अधिकारों की मांग हुई, तो सबसे पहले ध्यान रखना 1895 में, और उसके बाद 1925, और फिर 1928 में। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट में। और बाद में हुआ 1931 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का हुआ था कराची अधिवेशन। और यहाँ पर हमने कहा जो प्रस्ताव रखे थे, तो फिर हमने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में मांग करी थी मूल अधिकारों की। और फिर हमने कहा 1945 में तेग बहादुर समिति बनी, यहाँ भी इन्होंने मूल अधिकारों के संबंध में सुझाव दिए थे। और फिर हमने कहा जो संविधान सभा, इसमें 8 मुख्य समितियां थी और 15 उप समितियां थी। यहाँ पर भी हमने एक समिति बनाई, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और 15 उप समितियां थी, इसमें से एक उप समिति थी जिसका संबंध था मूल अधिकारों से, और वो है जेबी कृपलानी। ये सारी अपने जानकारी करी। और जो पिछला वीडियोस में हमने बता दिया था कि भाई मूल संविधान में 7 अधिकार थे, मूल संविधान में 7 थे अधिकार, वर्तमान में कितने? 6। और ये भी बताया उन सब का आपको क्रम पता होना चाहिए। देखो, जो पहला है अधिकार वो है समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, और ये है अनुच्छेद 14 से लेके 18। इसकी अपन चर्चा करेंगे कहाँ से कहाँ तक? 14 से लेके 18 तक। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ लिया जो मूल अधिकार है वो है कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेके 35 तक है। और ये क्या? ये अनुच्छेद है 12 से लेके 35। लेकिन यहाँ हमने कहा जो समानता का है अधिकार, ये कहाँ से शुरू होता है? 14 से 18। तो पहले अपन जानकारी कहते हैं, 2 नंबर पढ़ते हैं, अनुच्छेद 12, और एक पढ़ते हैं अनुच्छेद 13। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फिर अपन पढ़ेंगे समानता का अधिकार। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है।
तो अनुच्छेद 12 एक चीज को परिभाषित करता है, वो है राज्य। अनुच्छेद 12 ये ध्यान रखना, राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है, राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। सबसे पहले ध्यान रखना, ये किसको परिभाषित करता है? ये राज्य को परिभाषित करता है। पहली बात तो क्या है राज्य? तो हमने कहा मौलिक जो है अधिकार वो इनके विरुद्ध प्राप्त हुए। किन के विरुद्ध प्राप्त हुए? राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, इनके विरुद्ध प्राप्त हुए। किनके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, यदि ये जो शब्द है, कौन सा शब्द है? ये जो शब्द है फंडामेंटल जो राइट है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। कौन उल्लंघन नहीं कर सकता? तो ये नहीं कर सकता राज्य। ये जो है मूल जो है अधिकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकता राज्य। तो यहाँ पर इसको परिभाषित किया गया। किसको परिभाषित किया? राज्य को। और यदि जो ये शब्द है राज्य, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, मूल जो है अधिकार इसका क्या करता है? उल्लंघन करता है, तो भाई इनसे रक्षा की जाएगी। और वो अपन पढ़ेंगे आगे अनुच्छेद, अगले अनुच्छेद में पढ़ेंगे 13 में। ध्यान रखना, तब इसके बारे में क्या लिखा है, कौन है राज्य जिनके विरुद्ध प्राप्त हुए मूल अधिकार। तो ध्यान रखना, भारत सरकार राज्य है, भारत सरकार। और राज्य में कौन शामिल है? तो जो संसद है भारत की वो राज्य में शामिल है भाई। ध्यान, भारत सरकार, संसद, और प्रत्येक जो स्टेट में है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी राज्य में शामिल है। और जो प्रत्येक स्टेट में विधान मंडल है वो भी किस में शामिल है? वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। विधान मंडल को भी शामिल किया राज्य की परिभाषा में। और बताओ भाई, और ध्यान रखना, तो स्थानीय निकाय है, पंचायती राज, नगर निकाय, ये भी किस में शामिल है? तो ध्यान रखना, ये भी राज्य में शामिल है। कौन से निकाय? स्थानीय निकाय। और अन्य प्राधिकारी शामिल है। और कौन शामिल है? अन्य प्राधिकारी। ये जो संस्थाएं हैं ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकती। कौन कौन सी संस्थाएं जो अपन ने लिखी है? भारत सरकार है, संसद है, राज्य सरकार है, विधान मंडल है, स्थानीय निकाय, और कौन से प्राधिकारी? अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। कौन से शब्द में? राज्य शब्द में। और जो जो राज्य शब्द में शामिल है वो फंडामेंटल राइट कम नहीं कर सकते। ध्यान रखना। अब देखो, एक शब्द है अन्य प्राधिकारी, क्या होता है? तो वो सारी संस्थाएं जो भारत सरकार से सहायता लेती है, वित्तीय सहायता लेती है, फंडिंग लेती है, वो सारे किस में शामिल हो जाएंगे? अन्य प्राधिकारी में। तो आप तो एक लाइन में बताओ भाई अन्य प्राधिकारी क्या है? तो ध्यान रखना, क्या होता है अन्य प्राधिकारी? तो वे सभी संस्थाएं जो विनियम, नियम, उपनियम, अधिसूचना, अधिसूचना बनाने की शक्ति रखते हैं। आदि बनाने की, और भी शब्द हो सकते हैं। अधिसूचना आदि जारी करने की शक्ति रखते हैं। जारी करना या बनाने की शक्ति रखते हैं। वो सारे के सारे किस में शामिल है? वो सारे के सारे राज्य में शामिल है। इसका मतलब वो सारी संस्थाएं, व्यक्ति विशेष भी जो विनियम, नियम, उपनियम, अधिसूचना, ये सब जारी करने की शक्ति इनके पास है, ये सारे किस में शामिल हो जाएंगे? राज्य में। और ये जो है राज्य, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये हमें इनके विरुद्ध प्राप्त हुआ है। ये है अन्य प्राधिकारी।
या अपन सिंपल भाषा में कहें तो वो सारी संस्थाएं जिनकी स्थापना भारत सरकार ने की है या भारत सरकार से वो सहायता लेती है, तो वो सारी चीज़ें किस में शामिल हो जाएगी, वो सारी चीज़ें राज्य में शामिल है। और ये अपन पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 12 पढ़ रहे हैं। ये हमने पढ़ा अनुच्छेद 12। इसका मतलब जो चीज़ें 12 में शामिल है वो मौलिक जो अधिकार है उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। अब इसके अपवाद कौन कौन से हैं भाई, कौन राज्य में शामिल नहीं है, अपवाद का भी देख सकते हैं अपन। तो यहाँ ध्यान रखना, जो संस्थाएं निजी संस्थाएं हैं ये राज्य में नहीं है। और राज्य में कौन शामिल नहीं है, कोर्ट नहीं है, न्यायालय भी राज्य में शामिल है नहीं है। जैसे अभी की बात करें तो बीसीसीआई भी राज्य में शामिल है नहीं है। जो वक्फ बोर्ड है वो भी इसमें शामिल है नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो राज्य में शामिल नहीं है, या लगभग वो संस्था है जो जिसका संबंध, जैसे एक संस्था एनसीईआरटी ये भी शामिल नहीं है, एससीईआरटी ये भी शामिल नहीं है। ये सारे अपवाद है किसके, राज्य के। बस आप तो यही ध्यान रखना, जो नंबर है अनुच्छेद 12 ये किसको परिभाषित करता है, ये परिभाषित करता है राज्य को। और जो जो राज्य में शामिल है वो मौलिक जो अधिकार है उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि उल्लंघन करता है तो अपन उसकी मांग कर सकते हैं रक्षा की, ध्यान रखना। और ये सारी चीज़ें हमने किसमें पढ़ा, राज्य में। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया हुआ है कि वो सारी संस्था जो भारत सरकार से सहायता लेती है वो भी किसमें शामिल हो जाएगी, वो भी राज्य में शामिल हो जाएगी। बस सार यही है, जो राज्य में है वो मूल जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। ये तो हमने पढ़ा राज्य। आगे देखो अगला पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 13। अगला कौन, यहाँ पर भी एक सिद्धांत है सहजातीयता का सिद्धांत, कि जो शब्द लिखे हैं ना वही राज्य है, अपन एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा सकते। ये भी पता होना चाहिए। अगला देखो, अगला है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 है और ये 4 भागों में बंटा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें देखो पहला पोर्शन लिखा है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मतलब संविधान लागू होने के पूर्व की विधि। संविधान लागू होने के पूर्व की विधि। पूर्व की विधि। मूल अधिकार का उल्लंघन करे, मूल अधिकार से असंगत है, तो वह अमान्य हो जाएगी। जो विधि है संविधान लागू होने से किसकी है, पहले की है, और वो फंडामेंटल जो राइट है इनसे असंगत है, तो वह अमान्य हो जाएगी, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। इसका मतलब कुछ ऐसे कानून बने हुए हैं जो है कब के, संविधान लागू होने से पहले के हैं, और यदि ये भी जो फंडामेंटल राइट है इसका क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो वो विधि क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। ये लिखा है फर्स्ट सर्कुलर में 13 फर्स्ट में लिखा है ये बात। अब देखो क्या है इसमें, इसमें अपन एक सिद्धांत भी पढ़ सकते हैं जिसे बोलते हैं अधिग्रहण का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, अधिग्रहण का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, अधिग्रहण का सिद्धांत क्या कहता है, अधिग्रहण का सिद्धांत क्या कहता है। जैसे हमने कहा संविधान लागू हुआ पूरा 26 जनवरी 1950, और कोई एक विधि है जो इससे पहले बनी हुई है। यदि कोई विधि है, जैसे कोई एक विधि है ये 26 जनवरी 1950 से पहले की है, पहले की विधि है, और ये जो फंडामेंटल राइट है इसका उल्लंघन करती है, तो इस विधि पे ग्रहण लग जाएगा। इस विधि पे क्या लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। ये अमान्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। तो इसका मतलब संविधान लागू हुआ उससे पहले जितने भी कानून बने
वो सारे मैच खाने चाहिए किसे, मूल अधिकारों से। यदि उनका उल्लंघन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। इस विधि पे क्या लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। अब देखो हमने ऐसे बहुत सारे कानून बना रखे हैं, जैसे जैसे देखो सरकार ने एक मोटर व्हीकल एक्ट बनाया 1947 में। मोटर व्हीकल एक्ट बना 40 में। यहाँ हमने कहा जितने भी परिवहन के साधन है इस पे इसका हो गया एकाधिकार। किसका एकाधिकार हो गया, एकाधिकार हो गया राज्य का। ये विधि बनाई कब बनी है, 1947 की। और इसमें हमने कहा सरकार ने किस पे एकाधिकार कर लिया, जितने भी साधन है परिवहन के। लेकिन फिर संविधान लागू हुआ 1950 में। 1950 में संविधान लागू हो गया। और फिर हमने आगे पढ़ेंगे मूल अधिकार अनुच्छेद 19G। और यहाँ पर लिखा था व्यापार एवं व्यापार की स्वतंत्रता है। व्यापार की क्या है, स्वतंत्रता है। आजीविका की स्वतंत्रता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति कोई व्यापार कर सकता है। लेकिन यहाँ हमने कहा क्या घोषित कर दिया, ये तो एकाधिकार घोषित कर दिया। ये कुछ भी नहीं चलेगी। कौन सी बसें पे रोक लगा दी, सपोज दैट कौन सी बसें जो प्राइवेट बसें उन पे रोक लगा दी, सब पे भारत का क्या हो गया, एकाधिकार हो गया। फिर हमने कहा संविधान लागू हो गया तो हमने कहा संविधान में लिखा है प्रत्येक व्यक्ति व्यापार के लिए क्या है, स्वतंत्र है। इसका मतलब ये संविधान लागू होने की पूर्व की विधि है। लेकिन ये जो है मूल अधिकार इसका उल्लंघन कर रही थी, तो ध्यान रखना ये जो है इस पे ग्रहण लग गया, मतलब ये अमान्य हो गई। लेकिन फिर संविधान में प्रथम संशोधन कर दिया सरकार ने। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया। और यहाँ पर एक नंबर जोड़ दिया, अनुच्छेद 19(6). और यहाँ पर एक बात लिख दी कि सरकार क्या कर सकता है, राज्य के पब्लिक इंटरेस्ट में एकाधिकार कर सकता है। तो ये हमने एक अलग बना दी, व्यवस्था कर दी। तो ये चीज़ है वापस हट गई, ध्यान रखना। फिर वो वापस क्या हो गई, मान्य हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो विधि है वो संविधान लागू होने से विधि पहले की है, और ये मौलिक जो अधिकार है इसका क्या करे, उल्लंघन करे, तो वह शून्य घोषित हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। और इसके लिए हमने कहा अधिग्रहण का सिद्धांत। ये पढ़ा, कौन सा सिद्धांत पढ़ा, अधिग्रहण का। ये पता होना चाहिए। अगला देखो, अगला लिखा है 13(2). इसमें क्या लिखा है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। 13(2) में क्या है, संविधान लागू होने के बाद की विधि। संविधान लागू होने के बाद की विधि। संविधान लागू होने के बाद की विधि है। और जो मूल जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, मैच नहीं खाती है, मतलब असंगत है, असंगत है, तो उस विधि को प्रत्यक्ष कर दिया जाएगा। तो उस विधि को प्रत्यक्ष कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। पहले हमने पढ़ा, पहली बात में तो लिखा है कि संविधान लागू होने के कौन सी विधि है, पहले की विधि है, तो भी ये मौलिक जो अधिकार है इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। और फिर हमने पढ़ा 13(2), कोई विधि है संविधान लागू होने के बाद की है, तो भी ये जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि उल्लंघन करती है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रत्यक्ष कर दिया जाएगा। और अपन इसके लिए पढ़ सकते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत, सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं ये कोई एक विधि है जो संविधान लागू होने के बाद की है। ये कोई एक विधि बनाई जो संविधान लागू होने के बाद की है। और ये जो विधि है, इस विधि का इतना सा भाग है, ये कर रहा है मौलिक जो है फंडामेंटल राइट, इसका उल्लंघन कर रहा है इतना सा भाग। तो ये जो इतना सा भाग है इसको प्रत्यक्ष कर दिया जाएगा। और जो शेष कानून है वो तो यथावत रहेगा।
इसका मतलब ये हो गया पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, यदि कोई विधि है और वो संविधान लागू होने के बाद की है और वो जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन करती है, तो जहाँ तक उल्लंघन करती है उसको पृथक कर दिया जाएगा और जो शेष विधि है वो यथावत रहेगी। इसे बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। ये पता होना चाहिए कौन सा सिद्धांत है ये, पृथक्करण का। अपन जैसे उदाहरण दे सकते हैं, सरकार ने बनाया आईटी एक्ट। कौन सा एक्ट बनाया, आईटी एक्ट, और ये बनाया 2000 में। इसका मतलब ये संविधान लागू होने के बाद की विधि है और ये फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन करता है तो क्या होगा, तो इसको पृथक कर दिया जाएगा। इस विधि को जहां तक का भाग उल्लंघन करता है, जैसे हमने कहा इसकी एक धारा थी 66(1), ये पाबंदी लगाती है किसके ऊपर, विचार एवं अभिव्यक्ति के ऊपर। ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपन इसके ऊपर पाबंदियां हैं, विचार एवं अभिव्यक्ति पर पाबंदियां हैं। हमने कहा यहाँ इस पर रोक लगाती है, किस पर, बोलने पर। ये धारा थी 66(1) और ये सरकार ने कानून बनाया आईटी एक्ट 2000 का। लेकिन हमने आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 19(a), यहाँ लिखा है प्रत्येक नागरिक, व्यक्ति नहीं, ध्यान रखना ये नंबर खाली नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 19, प्रत्येक नागरिक विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार व अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। विचार एवं अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। ये मूल है अधिकार, और ये जो धारा है इसका उल्लंघन कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को शून्य घोषित कर दिया, मतलब पृथक कर दिया। ये जो कानून है ये वर्तमान में एकदम ओके है, लेकिन ये जो धारा है इसको हमने पृथक कर दिया। ये है पृथक्करण का सिद्धांत। ये हमने दो बातें पढ़ी, 13(1) और 13(2). यहाँ तो एक ही बात ध्यान रखना शॉर्ट में, विधि चाहे संविधान लागू होने के पहले की हो या संविधान लागू होने के बाद की हो, यदि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो ध्यान रखना शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य। और ये जो भाग है ना 13(2), ये है आधार किसका, न्यायिक पुनरावलोकन का। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो 13(2) है ना, ये न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद है। न्यायिक पुनरावलोकन का, न्यायिक पुनरावलोकन का, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद है ये 13(2). न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद है कौन सा, 13(2). 13(2) है न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद। यदि कोई प्रश्न आ जाए क्या न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान में लिखा हुआ है क्या, तो संविधान में शब्द तो नहीं है, लेकिन इसकी जो भावना है वो कहाँ लिखी है, 13(2) में लिखी है। और ये जो कंसेप्ट है हमने लिया था यूएसए को देखते हुए, यूएसए। और ये कहाँ से लिया यूएसए ने, तो या इनके आया 1803 में, मलबरी वर्सेज मेडिसन वाद, वहाँ पर यह कंसेप्ट आया 1803 में। और यह है न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद है कौन सा, 13(2). सबसे पहले हमने पढ़ा अनुच्छेद 12 जो परिभाषित करता है राज्य को, जो शामिल है राज्य में वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और अगला हमने पढ़ा अनुच्छेद कौन सा, अगला पढ़ा अनुच्छेद 13, इसमें विधि की बातें लिखी है कि संविधान लागू होने से पहले की विधि हो या बाद की, यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगी तो उसे क्या घोषित कर देंगे, तो शून्य घोषित कर देंगे। अगला देखो, अगला लिखा है 13(3), और इसमें विधि को परिभाषित किया गया। विधि है क्या एक्चुअल में, ये ध्यान रखना, विधि को परिभाषित किया गया है। विधि यानी कानून, विधि को परिभाषित किया गया है। विधि को परिभाषित किया गया कहाँ पर, अनुच्छेद 13(3) में, 13 सर्क्लोज 3 में परिभाषित किया। क्या क्या शामिल है भाई विधि में, तो विधि का मतलब होता है सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम। ये भी किस में शामिल होगा भाई, विधि में शामिल होगा। और जो विधि की परिभाषा में है, ये विधियां भी मौलिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। क्या होता है भाई अधिनियम, तो हमने कहा जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि भाई सरकार ने एक अधिनियम बनाया, बाल विवाह एक्ट। कौन सा एक्ट बनाया, बाल विवाह एक्ट। वो एक तरह क्या हो गया, अधिनियम हो गया। और देखो और क्या लिखा है विधि में, विधि में लिखा है अध्यादेश।
ये भी विधि में शामिल है। क्या होता है भाई अध्यादेश? तो हमने कहा कोविड-19 आया तो हमने जारी किया अध्यादेश, आपातकालीन अध्यादेश। ये जो है अध्यादेश, ये भी मूल जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। और क्या लिखा है? और लिखा है विनियम, ये भी विधि में शामिल है। विनियम क्या होता है? जैसे हमने कहा भारत में विश्वविद्यालय की क्या मान्यता होगी, इसके लिए विनियम बना रखे हैं कुछ। विश्वविद्यालय की जो मान्यता है, अपन ये लिखे हैं उदाहरण, जैसे जो कोई विश्वविद्यालय है इसकी क्या क्या मान्यता कैसे मिलेगी, इसके लिए हमने क्या बना दिए? विनियम बनाए। हमने मतलब किसने बनाए? यूजीसी ने बनाए थे। ये विनियम भी किसमें शामिल है? विधि में शामिल है। और ध्यान रखना, उपनियम बाय लॉ ये भी विधि में शामिल है। बाय लॉ उपनियम ये भी किसमें शामिल है? विधि में। उपनियम क्या होता है? जैसे कोई एक है नगर पालिका, इसने एक उपनियम बना दिया कि आपको कचरा नहीं फैलाना, सड़क पर कचरा नहीं फैलाना। ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है? ये उपनियम है। और ये जो उपनियम है ये भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता। और हमने कहा जो नियम होते हैं ये भी विधि में शामिल है। नियम में हमने कहा जैसे सूचना का अधिकार है, इसके कुछ नियम है सूचना प्राप्त करने के, तो भी ध्यान रखना ये भी मूल जो अधिकार है इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और और ध्यान रखना जैसे अधिसूचना है, सरकार कोई अधिसूचना जारी कर दे तो ये जो है ना अधिसूचना, ये भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकती। अब जैसे हमने कहा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी कि 500 और 1000 के नोटबंदी कर दी ना, वो एक तरीके क्या होगी? अधिसूचना। ये जो है ना अधिसूचना, ये भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकती। और और विधि में क्या शामिल है? और इसमें शामिल है प्रथाएं, सोशल कस्टम्स, प्रथाएं और रूढ़ी, ये भी किसमें शामिल है? तो ध्यान रखना ये भी विधि में शामिल है। क्या होता है सोशल कस्टम्स? तो कुछ ऐसी प्रथाएं हैं वो भी मौलिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे हमने प्रथा में कहा, हमने सबरीमाला का विवाद सुना था। सबरीमाला मंदिर है, यहाँ पर कौन प्रवेश नहीं कर सकती थी? इतने दिन महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। ये प्राचीन काल से क्या एक प्रथा बनी हुई थी। तो ध्यान रखना कोई भी प्रथा है ना, वो भी फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये सारे किस में शामिल है? विधि में। विधि में क्या क्या शामिल है? अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, उपनियम, नियम, अधिसूचना, प्रथाएं व रूढ़ी। और जो जो विधि है वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता। और ये जो चीजें हैं विधि को जो लोग जारी कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, वो राज्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? राज्य। ये हमने पढ़ा 13(3). और देखो अगला लास्ट है 13(4). इसमें क्या लिखा हुआ है? 13(4) में क्या लिखा है? तो ये मूल संविधान में लिखा हुआ नहीं था, ये धारा जोड़ी गई 24वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ी गई, ध्यान रखना। और इसमें एक प्रावधान किया सरकार ने, और वो प्रावधान ये था कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। ये प्रावधान किया कौन से संशोधन द्वारा? 24वां संविधान संशोधन नहीं है, यह प्रावधान किया था। और एक धारा जोड़ी 13(4). ये देखो ये बात क्यों लिखनी पड़ी कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना भारत में प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में। और यहाँ एक 9वीं अनुसूची जोड़ी। कौन सी अनुसूची जोड़ी? 9वीं अनुसूची। और दो जोड़े अनुच्छेद 31A और 31B। और ये संपत्ति से संबंधित है, ध्यान रखना कि भारत सरकार चाहे तो किसी की भी संपत्ति संपत्ति का क्या कर सकती है? अधिग्रहण कर सकती है। सरकार किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन ये जो होगा अधिग्रहण, इसके बदले में जो मुआवजा मिलेगा ना, इस मुआवजे को आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ये बातें लिखी हुई थी 31A और 31B में। अब हमने कहा यहाँ जो व्यवस्था है 1951 की बात है, यहाँ पे था मूल अधिकार में शामिल था संपत्ति का अधिकार।
तो हमने अभी तो पढ़ा कि भाई कानून विधि चाहे पहले की हो या बाद की, और ये जो फंडामेंटल राइट है इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये जो बात है ना, इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, और वो चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद वाद में। कौन सा वाद है? शंकरी प्रसाद वाद। कौन से वाद में? शंकरी प्रसाद वाद। देखो, शंकरी प्रसाद वाद, और ये हुआ 1951 में। इसमें चैलेंज किया भाई संपत्ति का मिला हुआ है, आगे बढ़ेंगे, संपत्ति का अधिकार, वहां पर यह था मूल अधिकार था उस समय। तो ध्यान रखना, शंकरी प्रसाद वाद 1951 में सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। इसमें कोर्ट ने क्या कहा? इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई जो सरकार है ना, एक तो शब्द एक्ट बना के जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन संविधान में संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। यहाँ कोर्ट का जवाब था शंकरी प्रसाद 1951 में। और फिर एक वाद और हुआ भाई सुप्रीम कोर्ट में, उसका नाम है सज्जन सिंह वाद। और ये हुआ 1965 में। और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार है ना, वो क्या बना के, एक्ट बना के जो फंडामेंटल राइट है उसमें संशोधन नहीं कर सकती या उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन संविधान में संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल जो राइट है इसका उल्लंघन किया जा सकता। ये बातें थी भाई, ध्यान रखना, शंकरी प्रसाद में और सज्जन सिंह वाद में। लेकिन फिर एक वाद हुआ गोलकनाथ वाद, यहीं लिख लेते हैं भाई, ध्यान रखना। कौन सा वाद हुआ? गोलकनाथ वाद। दो भाई थे, एक का नाम था विलियम गोलकनाथ, गोलकनाथ वाद। ये हुआ 1967 में। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो सरकार है वो क्या बना के संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ पर तो कहा कि भाई जो फंडामेंटल राइट है क्या बना के संशोधन नहीं किया जा सकता, अधिनियम एक्ट बना के नहीं कर सकता, संविधान में संशोधन करके किया जा सकता है। लेकिन इस बात में कोर्ट ने कहा सरकार क्या बनाकर भी नहीं कर सकती, एक्ट बनाकर भी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन के माध्यम से भी जो फंडामेंटल राइट है इसमें बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि ये भी है ना संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल है। यहाँ पर बोल दिया कि अपन ऐसे लिखते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो सरकार, कोर्ट ने कहा ये भी एक तरह का एक्ट ही है। तो ध्यान रखना, चाहे तो एक्ट हो चाहे हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन हो, सरकार जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। ये जो दिया था, कब का फैसला है? 1967 का। ये जो फैसला है, तब हमने धारा जोड़ी 13(4), ताकि वो जो फैसला है वो अप्रभावी हो जाए, और हमने सरकार ने लिख दिया कि भाई संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो ये आज अपन ने जानकारी ली थी थोड़ी सी मूल अधिकारों के बारे में। कल अपन करके एक एक अधिकार पढ़ेंगे। जैसे कल अपन पढ़ेंगे समानता का अधिकार, और ये है अनुच्छेद 14 से 18। प्रत्येक क्लास में एक एक अपन अधिकार पढ़ेंगे। तो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। हमने आज दो ही महत्वपूर्ण पढ़े थे, अनुच्छेद 12 और 13। चलो आगे मिलते हैं अगली क्लास में। इसको लाइक करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और धन्यवाद।